अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ CS401 के लेक्चर नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास गिवन है मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। इसको एक्सप्लेन वाज़े करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे फ़र्ज़ करें हमने मल्टीप्लाई करना है 2 × 5, तो हमारे पास आंसर आएगा 10। लेकिन इसी तरह से अगर हमारे पास बिट फॉर्म में 0 1 बाइनरी फॉर्म में वैल्यूज़ है, तो हम इसे ऐसे करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास है 101 एंड 11, इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम 1 1 ज़ार 1, 1 0 ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1, ठीक है। नीचे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। क्रॉस का निशान लगाने के बाद 1 1 ज़ार 1, 1 0 ज़ार 0 एंड 1 1 ज़ार 1। सिंपल इसे अब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट के अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखना, 0 1 फॉर्म में ही इसका आंसर आना चाहिए। तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 2 1 ज़ार 2, यानी हमारे पास अब आ गया बाइनरी फॉर्म में 1 0। अब 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे और जो 1 होगा ये कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट में जाएगा 1 1, फिर दोबारा से 2 आ गया, तो 2 नहीं लिखेंगे, हम दोबारा से डिवाइड करेंगे। 1 0 आएगा, 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी होगा। इसी तरह से अब आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेंड जिसे हम 15 होगा और मल्टीप्लायर क्या होगा 2, जिसे मल्टीप्लाई करना है। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हमारे पास आंसर आएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि 0 + 0 0, 1 में 1 प्लस करेंगे 0 में तो 1, 1 + 0 1, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 0 आएगा और कैरी जो होगा वो अलग से होगा, वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शिफ्टिंग एंड रोटेशन। सेट ऑफ शिफ्टिंग एंड रोटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल सेट। प्रोसेसर में मोस्ट यूज़फुल होता है ये। इसमें अब क्या है, शिफ्ट लॉजिकल राइट। शिफ्ट लॉजिकल राइट में क्या होता है कि हमारे पास एक वैल्यू है 0, इसको हमने नेक्स्ट पुट करते जाना है, तो ये जो अगली वैल्यूज़ है वो नेक्स्ट होती जाएंगी। जैसे लास्ट पे 0 है वो कैरी बन जाएगा, और जो फर्स्ट पे 0 है वो 1 की जगह पे आ जाएगा, 1 0 की जगह पे। इस तरह मिसाल के तौर पे अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ से 1 हम 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 की जगह पे 0 नेक्स्ट आगे मूव कर जाएगा, फिर ये 1 आगे, फिर आगे 1, फिर 0 नेक्स्ट, फिर 0 नेक्स्ट, फिर 1 जो रह गया। अब ये तो इसमें से बाहर एरे से बाहर आ जाएगा, तो अब ये जब ये बाहर निकलेगा तो इसे हम कैरी कहेंगे, ठीक है। जो 1 होगा ये कैरी बन जाएगा। इस अमल को हम कहते हैं शिफ्ट लॉजिकल राइट, यानी SHR। इस तरह शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट जो होता है उसे शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट भी कहा जाता है, और ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे 0 को पुट करना था इस साइड पे, राइट साइड पे, और वहाँ पे उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। इस साइड से 0 पुट होगा और यहाँ कैरी बन जाएगा इस साइड पे आकर। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे 0 है, 0 नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट अगली वैल्यूज़ आगे नेक्स्ट मूव करती जाएंगी। 0 फिर नेक्स्ट, फिर 1, फिर 1 अगला नेक्स्ट, फिर 1 नेक्स्ट, और फिर 0 जो लास्ट पे बचा है ये कैरी में चला जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है शिफ्ट अरिथमेटिक राइट, यानी SAR। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है फर्स्ट में ही रहती है। जैसे 1 है, 1 1 पे अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। नेक्स्ट है रोटेट राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है वो फर्स्ट में आ जाती है, और फिर नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं नेक्स्ट मूव करती हैं और लास्ट पे ये कैरी में चली जाती हैं। मिसाल के तौर पर 0 1 की जगह पे आ जाएगा 1 1 की, फिर 1 0 की, 0 0 की, 0 1 की, और जो 1 है ये कैरी में चला जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे 1 है यहाँ पे फर्स्ट पे भी आ जाएगा। नेक्स्ट है रोटेट लेफ़्ट, ये रिवर्स है उसके बिल्कुल ऑपोजिट। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेट थ्रू कैरी, यानी RCR। अब इसमें क्या सबसे डिफरेंट होता है कि इसमें बीट रोटेशन होती है 9 और 17। मोस्टली बकाया सब में होती है 8 बिट, 16 बिट, 64 बिट या 32 बिट। लेकिन यहाँ पे चेंज रूल होता है 9 या 17 बिट रोटेशन होती है। नेक्स्ट इस तरह से इसके ऑपोजिट है रोटेट थ्रो कैरी लेफ़्ट, और कैरी राइट के बिल्कुल ऑपोजिट है, सेम। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है मल्टीप्लिकेशन इन असेंबली लैंग्वेज। ये ऊपर बता चुकी हूँ मैं कि 13 जो होता है वो मल्टीप्लिकेंड होता है, जबकि 5 जो है मल्टीप्लायर। नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स गिवन है कि शिफ्ट द मल्टीप्लायर टू द राइट, पहले हमें शिफ्ट करना राइट साइड पे। नंबर 2 पे है कि अगर CF 1 है, ऐड द मल्टीप्लिकेंड टू द रिजल्ट कर दे देना है। नेक्स्ट अगर नंबर 3 पे शिफ्ट द मल्टीप्लिकेंड टू द लेफ्ट, और फिर रिपीट द एल्गोरिथम 4 टाइम्स। इस तरह से अगर 8 बिट मल्टीप्लिकेशन है तो 8 दफ़ा रिपीट होना है, अगर 16 बिट मल्टीप्लिकेशन है तो 16 टाइम रिपीट होता है ये आपने रूल याद कर लेना है। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है DEC इंस्ट्रक्शन। अब DEC एक न्यू इंस्ट्रक्शन है। इट ऑपरेशन शुड बी इमीडिएटली, इसका ऑपरेशन जो होता है जल्दी इमीडिएटली होता है। इट सिंपली सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट्स सिंगल ऑपरेंड,
ये सिंपली सब्ट्रैक्ट करता है 1 को सिंगल ऑपरेंड से। जैसे कि अगर फर्ज करें a + b है तो b ऑपरेटर है और a और b क्या है, ऑपरेंड। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है SH4 क्या होता है कि डिवाइडिंग इट्स ऑपरेंड बाय 2, जबकि SHL क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाइंग इट्स ऑपरेंड बाय 2। इसमें क्या बताया गया कि अगर हमने मल्टीप्लाई करना 32 बिट या इससे लार्जर तो हमें असेंबली लैंग्वेज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्राहम करती है। अब वैल्यूएबल बिट क्या होती है, एनी बिट दैट इज़ 1, कोई भी बिट जो कि एक हो उसे वैल्यूएबल बिट कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग शिफ्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि आर्किटेक्चर इज़ लिमिटेड टू वर्ड ऑपरेशन, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया स्टेप 1 और स्टेप 2 के जरिए से। अब यहाँ पे बताया गया है कि ऐड विद कैरी, ADC मतलब ऐड और कैरी एक बचता हो, उसमें ऐड विद कैरी से कहते हैं। सिंपल हम ऐड करते हैं BX को AX में तो हमारे पास आंसर आ जाता है, लेकिन जब हम ऐड विद कैरी करते हैं तो सबसे पहले हमने कैरी फ्लैग करना है AX पे, फिर ऐड करना है BX को AX में, फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इस तरह जब हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ़र्ज़ के हमें 5 में 7 को सब्ट्रैक्ट करना नहीं होगा तो फिर हमें एक बोरो की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर 10 में से 11 को अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो हमें एक बोरो की ज़रूरत होती है। जब हम बोरो यूज़ करेंगे तो 1 1 2 होगा। 2 में 2 तो हम यहाँ पे लिखते नहीं है क्योंकि बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं 0 1 की फॉर्म में, तो यानी कि हमारे पास 1 0 होता है तो 0 लिखेंगे, 1 ऊपर, फिर दोबारा कैरी चला जाएगा, फिर 1 1 फिर 2 बन जाएगा। तो इस तरह से 1 0 फॉर्म में लिखना है हमने। नेक्स्ट अब बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशंस आ गया हमारे पास, एंड और नॉट, एक्सॉर वगैरह। एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर दोनों एक आंसर हो तो वो 1 कहलाएगा, अब गायब सब 0। इस तरह से और में क्या होगा कि अगर कोई भी वैल्यू 1 हो तो फिर आंसर 1 आएगा, अगर 0 टोटल दोनों 0 हो तो फिर 0 ही आएगा। नेक्स्ट एक्सॉर में क्या होता है कि फॉर सेम वैल्यू, अगर सेम वैल्यू जैसे 0 0 हो तो फिर 0 आएगा, अगर 1 1 हो तो फिर 0 आएगा। ऑपरेशन क्या होता है कि नॉट 0 तो 1 होगा, अगर नॉट 1 तो 0 होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास मास्किंग ऑपरेशन है। अब इसमें क्या होता है कि सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग होता है, इसमें एंड ऑपरेशन यूज़ होता है क्लियर करने के लिए, यानी बिट 0 करने के लिए। नेक्स्ट है सिलेक्टिव बिट सेटिंग। अब इसमें क्या होता है, और ऑपरेशन यूज़ होता है टू सेट सिलेक्टिव बिट्स। नेक्स्ट है सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन। अब ये क्या होता है, इसमें एक्सॉर ऑपरेशन यूज़ होता है सिलेक्टिव बिट इन्वर्ट करने के लिए। सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग में भी एंड ऑपरेशन यूज़ होता है कि कहाँ पे बिट सेट है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास सब रूटीन। अब इसमें इसमें बताया गया कि प्रोग्राम फ्लो के बारे में, कि बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली लैंग्वेज में बहुत अहम हथियार के तौर पर क्या काम करता है, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। अब जो MUL इंस्ट्रक्शन है ना, ये 8088 में, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 बिट को भी, 16 बिट ऑपरेंड को भी, इसके अलावा कुछ चेंज करने के बाद 32 बिट को भी, 64 बिट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशनल जंप के बारे में बताया गया है कि इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है, चाहे लेफ़्ट साइड पे चल जाओ या फिर राइट साइड पे। नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, चाहे वो लेफ़्ट साइड पे हो या राइट साइड पे जाना। नेक्स्ट अब कॉल और राइट है। जंप जो होता है वो परमानेंट डिवीजन होता है, जबकि कॉल जो होता है वो टेम्परेरी डाइवर्जन होता है। अब इसमें क्या होता है कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि 8088 जो है ना वो परमानेंट इंस्ट्रक्शन के तौर पर जंप इंस्ट्रक्शन है, जबकि टेम्परेरी डिवीजन जो है वो कॉल इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे बताया गया कि कॉल जो है वो टेक अ लेबल आर्ग्यूमेंट को टेक करता है, जबकि कॉल और राइट जो है लॉजिकल पेयर है, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अब यहाँ पे पैरामीटर की डेफिनेशन गिवन है हमारे पास, सच पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट में चेंज फ्रॉम इन्वोकेशन टू इन्वोकेशन एंड शुड बी पास्ड फ्रॉम द कॉलर टू द सब रूटीन आर कॉल्ड पैरामीटर। अब इन्वोकेशन क्या होता है, द एक्शन ऑफ इन्वोकिंग समवन और समथिंग। नेक्स्ट पैरामीटर डेफिनेशन क्या है, पास फ्रॉम कॉलर टू सब रूटीन। अब ये आपने याद रखना है, पास फ्रॉम कॉलर टू सब रूटीन। जैसा कि अब यहाँ पे सब रूटीन को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे बबल सॉर्ट में एल्गोरिदम करना है अप्लाई। जैसा कि फर्स्ट पहले हमें 2 को कंपेयर करना है, स्वैप करना है 2 वैल्यूज़ को। 55 छोटा है और 60 बड़ा है, तो अब 55 पहले आ जाएगा, 60 बाद में। फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। इस तरह से कंप्लीट ये तरतीब से शो हो जाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट अब हमारे पास स्टैक इज़ यूज विद कॉल एंड रेट। यहाँ पे स्टैक का क्यों यूज़ होता है रेट और कॉल में, क्योंकि स्टैक जो है वो हमारे पास लीफो देती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस वजह से ये यहाँ पे इसके साथ इंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, कॉल एंड रेट इंस्ट्रक्शन में। तो स्टैक जो है वो एक आइडिया है एड्रेस को स्टोर करने का, ताकि वो रिटर्न दे। नेक्स्ट पे यहाँ पे डीबगर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि वो ऑब्जर्व करता है सॉर्टिंग के अमल को। नेक्स्ट अब हमारे पास उन्होंने कहा है
कि सब रूटीन में क्या किया जाता है कि एलिमेंट जो सॉर्ट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं रजिस्टर में ए एक्स के सी एक्स डी एक्स और एस आई के रजिस्टर्स को। जैसा कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि फर्स्ट के हमारे पास एक प्रोसेस है, यहाँ से अब इसका एक रास्ता जा रहा है यहाँ तक और दूसरा यहाँ पे जा रहा है, तो हम शॉर्ट मुंतखब करते रास्ता, तो हमारे पास जो साइड वाले लंबे वाला रास्ता है जो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि हम इसको काम में नहीं ला पाएंगे। अब स्टैक का कॉन्सेप्ट तो आपको बताया लिफो, यानी कि लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है और रिमूव फर्स्ट हो जाता है, और ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे बताया गया है कि टॉप ऑफ स्टैक इन एस पी रजिस्टर क्या है कि इसकी फिजिकल एड्रेस जो है वो एस पी है। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर हमें बताता है कि स्टैक की लोकेशन कहाँ पे है। नेक्स्ट अब डिफरेंस है इंक्रीमेंटिंग स्टैक और डिक्रीमेंटिंग स्टैक। इंक्रीमेंट में क्या होता है कि लोअर टू हायर एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे डिक्रीमेंट में हायर टू लोअर। इस तरह 8088 डिक्रीमेंटिंग स्टैक है, जबकि 8051 इंक्रीमेंटिंग स्टैक है। नेक्स्ट पुश एंड पॉप ऑपरेशन के बारे में बताया गया है कि पुश जो है कॉपी द ऑपरेंड ऑन द स्टैक, जबकि पॉप जो है कॉपी फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश एंड पॉप डिफरेंस में इसका डिफरेंस क्या है कि पुश वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है, अब यहाँ पे पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन को एक्सप्लेन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। अब यहाँ पे क्या आता है कि पुश और पॉप जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोग्रामर की, और जो ऑर्डर है वो करेक्ट होना चाहिए जब हम एग्जीक्यूट करते हैं पुश और पॉप ऑपरेशन को। अब नेक्स्ट है सेविंग एंड स्टोरिंग रजिस्टर्स। अब इसमें क्या आता है कि कॉलर वैल्यू शुड बी रिटेन्ड होती है, होनी चाहिए। स्टैक सेव कॉलर्स वैल्यू, स्टैक जो है उसको सेव करता है कॉलर वैल्यू को, और स्वैप जो सब रूटीन होती है वो डिस्ट्रॉय करती है ए एक्स रजिस्टर को, जबकि बबल सॉर्ट जो रूटीन होती है वो डिस्ट्रॉय करती है ए एक्स को भी, सी एक्स को भी और एस रजिस्टर को भी। अब पुश में क्या आता है, डिक्रीमेंट एस पी बाई 2 है। एस पी क्या है, स्टैक पॉइंटर कहा जाता है। फर्स्ट डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट होगा और फिर ट्रांसफ़र होगा। अब पॉप क्या है, इंक्रीमेंट एस पी बाई 2 है। इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र दैन इंक्रीमेंट, पहले फाइल ट्रांसफ़र होगी और फिर इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है कॉल। कॉल क्या होता है कि एक्टिव आउट ऑफ लाइन प्रोसीजर टू सेव इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैक। अब रेट का मतलब क्या होता है, रिटर्न रेट पॉप्स द वर्ड इनटू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। पॉप करता है वर्ड को इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की जानिब। रेट एफ क्या होता है कि वर्ड एट द टॉप ऑफ स्टैक इज़ पॉप्ड इनटू आईपी में पॉप होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक। अब इसमें क्या होता है कि सब रूटीन कैन रिसीव 7 पैरामीटर व्हेन ऑल जनरल रजिस्टर्स आर यूज्ड। अब 7 पैरामीटर को रिसीव करता है जब तमाम रजिस्टर यूज़ में होते हैं। अब इसमें रजिस्टर जो तो वो एक्सपेंडेबल नहीं होते, बल्कि ये फास्ट वे होता है पैरामीटर को पास करने के लिए। 2 तरीके के बताए गए हैं पैरामीटर पास करने के लिए, यूजिंग रजिस्टर्स और यूजिंग स्टैक, 2 तरीके कार हैं। अब यहाँ पे आ गया कि बबल्स और सब रूटीन इज कॉल्ड द स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग रिटर्न एड्रेस। जैसा कि बबल सॉर्ट का अमल मैंने पहले भी बताया कि सॉर्टिंग के अमल में सबसे पहले स्वैप करते 2 वैल्यूज़ को। 3 और 10 में 3 छोटा है तो 3 पहले आएगा, 10 बाद में आएगा। इस तरह फिर 3 और 6 को करेंगे स्वैप, तो 3 पहले आएगा, 6 बाद में, सही है। फिर 6 और 92 को करेंगे, 6 छोटा है यानी ये भी ऐसे आ जाएगा। फिर 92 और 0 को करेंगे और 0 पहले आएगा, 92 बाद में। इस तरह फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3। इस तरह से ये कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फिर इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं। अब लोकल वेरिएबल्स हैं। लोकल वेरिएबल की ज़रूरत तब पेश आती है जब सब रूटीन एग्जीक्यूशन में हो। जो लोकल वेरिएबल होते हैं परमानेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ सब रूटीन के अंदर होते हैं। अब स्वैप फ्लैग क्या होता है कि इसकी ज़रूरत पेश आती है बबल सॉर्ट में भी, सब रूटीन में भी और लोकल वेरिएबल्स में भी। स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2 टू प्रोड्यूस अ गैप। स्टैक पॉइंटर किस लिए यूज़ होता है, डिक्रीमेंट करने के लिए, 2 प्रोड्यूस अ गैप। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि गैप क्रिएटेड बाय डमी पुश, किससे क्रिएट होगा, डमी पुश से। फिर पैरामीटर्स जो गिवन है हमारे पास स्वैप फ्लैग, ये कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है। पैरामीटर एक्सेस थ्रू पॉजिटिव ऑफसेट, लोकल वेरिएबल एक्सेस थ्रू नेगेटिव ऑफसेट, ये भी आपने याद रखना है।